हेलो दोस्तों, नमस्कार। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस सीसीआई एजुकेशन नगरा के डिजिटल क्लास में। दोस्तों, आज का जो क्लास होने वाला है वो सबसे ज़्यादा स्पेशल क्लास होने वाला है, क्योंकि आज मैं आपको ना तो कोई मॉडल पेपर कराने वाला हूँ, ना ही कोई मॉक टेस्ट कराने वाला हूँ। दोस्तों, आज मैं हूबहू वही पेपर लेकर के आ चुका हूँ जो ऑलरेडी एडीसीए में आप सभी से पूछा जा चुका है। जी हाँ दोस्तों, आज हम एडीसीए के पुराने फाइनल पेपर को आपके सामने एनालिसिस करने वाले हैं, क्योंकि आज इस पेपर को देखने के बाद आपको पूरी तरह अंदाजा लग जाएगा कि यही प्रश्न जो है एडीसीए में पूछे जा चुके हैं, और ऐसे प्रश्न जो ऑलरेडी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं उनके पूछे जाने की संभावना बहुत ज़्यादा होती है। तो आज का ये क्लास बिल्कुल सुपर क्लास होने वाला है, और ये कह लीजिए कि सुपर से भी ऊपर का क्लास होने वाला है। तो बहुत ही स्पेशल क्लास होगा। इस क्लास को कहीं पर भी आपको मिस नहीं करना है, चाहे आप एडीसीए, डीसीए, एडीओएम, एक्सेल या टैली किसी भी तरह का कोर्स कर रहे हैं, तो आपको ये पूरा का पूरा सेशन लास्ट तक देखना चाहिए, क्योंकि आज के सेशन में आपको पूरी तरह से अंदाज़ा लग जाएगा कि आपसे किस तरह के प्रश्न जो है वो पूछे जाएंगे। तो बिल्कुल ध्यान से, इत्मीनान से सभी प्रश्नों का आपको आंसर करते हुए चलना है। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं आज के इंपॉर्टेंट क्लास को। नमस्कार दोस्तों, मैं अभय पांडे सीसीआई एजुकेशन नगरा के इस डिजिटल क्लास में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत करता हूं। दोस्तों, सबसे पहले तो आपको बता दें कि आज हम एडीसीए यानी एडवांस डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन के पुराने फाइनल पेपर को ही आपके लिए लेकर के आ चुके हैं। दोस्तों, ये जो पुराना पेपर है उसको हमने हूबहू यहाँ पर टाइप कर रखा है, ताकि आपको मैं उसे सॉल्व करा सकूं और आप देख सकें कि पुराना एडीसीए का फाइनल पेपर कैसा आया था और इसके कैसे आंसर करने हैं, किस तरह से आपको क्या लिखना है, मैं पूरा आज डिटेल में डिस्क्राइब करने वाला हूं। तो कहीं पर भी इस सेशन को आपको छोड़ना नहीं है। जितने भी लोग इस सेशन के साथ जुड़ चुके हैं, आप सभी का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब हमारी एनर्जी हैं और इसी तरह से आप सभी लगातार हमसे जुड़े रहिए। मैं आपको रेगुलर इस तरह का कंटेंट प्रोवाइड करूंगा जिससे कि आपके एडीसीए की तैयारी बहुत बेहतर हो जाए। दोस्तों, एडीसीए इतना स्ट्रांग कोर्स है, इतना पावरफुल कोर्स है कि जो आपको प्राइवेट सेक्टर के साथ साथ गवर्नमेंट सेक्टर में भी बहुत ही अच्छे तरीके से जॉब दिला सकता है। दोस्तों, इसमें बेसिक भी आप सीख लेते हैं, एडवांस लेवल के कोर्स भी सीख लेते हैं। इसके अलावा आप इसमें ऑफिस मैनेजमेंट का काम, डिज़ाइनिंग का काम, इंटरनेट के बेसिक इंट्रोडक्शन, इसके अलावा आप अकाउंटिंग और टैली भी सीख लेते हैं। तो बहुत ही स्पेशल जो है आपको ये कोर्स मिलता है, और आज हम आपको एडीसीए का फाइनल पेपर कराने वाले हैं। तो बिल्कुल तैयार हो जाएं कि आज का यह पेपर आपको कैसा मिलने वाला है। तो दोस्तों, चलिए सबसे पहले हम अपने कैप्शन की तरफ चलते हैं, क्योंकि बिना कैप्शन के हमारा वीडियो स्टार्ट ही नहीं होता है। तो दोस्तों, हमारा कैप्शन सभी को याद हो चुका है, अंतिम वार महाप्रहार। जी हाँ दोस्तों, एग्जाम का समय बिल्कुल नज़दीक आ चुका है और अब जो है केवल 1-2 दिन का समय बचा है, और इन 1 दिनों में ऐसे आप प्रहार करिए कि वो महाप्रहार हो। आप जब एग्जामिनेशन हॉल में बैठे तो आपके दिमाग पे कोई भी टेंशन ना हो, कोई भी ऐसा टॉपिक ना हो जो आपके लिए अछूता हो, और आप जो है हर एक प्रश्न को बहुत ही शानदार तरीके से करें। तो बिल्कुल तैयार हो जाइएगा, नोटबुक ले लीजिएगा, पेन ले लीजिएगा, और मेरे बताने के पहले आप सभी अपना कमेंट कीजिए, और आप अपना कमेंट अपने नोटबुक पर नोट करते चलिएगा, ताकि वीडियो के अंतिम सेशन में आकर के और आप आसानी के साथ ये बता सकें कि आज आपने कुल कितना राइट आंसर किया है। तो दोस्तों, आज के इस टॉपिक को चलिए हम लोग बिना देर किए शुरू करते हैं और चलते हैं सबसे पहले प्रश्न की तरफ। दोस्तों, यहाँ पर जो है मैं आपको दिखा दूं कि यहाँ पर जो सबसे पहला सेशन आपके लिए है वो है पार्ट 1 का। दोस्तों, भाग 1, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बता रखा है मॉडल पेपरों में, कि कुछ इस तरह का दिया होता है कि आपका पूरा एडीसीए पेपर 2 पार्ट में बटा होता है। पार्ट 1 में जो पहला प्रश्न है वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का है, और यहाँ पर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में से आपको यहाँ पर आंसर करना होगा। तो दोस्तों, जो सबसे पहला प्रश्न है ये 10
प्रश्नों का कलेक्शन है और जिसमें हर एक प्रश्न 1 नंबर का है और आपको 10 स्कोर इसमें मिलना ही मिलना है। तो अगर आप सभी प्रश्न सही करते हैं तो 10 नंबर आपके 100% गारंटी के साथ आपके हो जाएंगे। तो चलिए चलते हैं सबसे पहले प्रश्न की तरफ। दोस्तों जो सबसे पहला प्रश्न है वो है कंप्यूटर सिस्टम का पावर मैनेजर किसे कहा जाता है। जी हाँ दोस्तों, कंप्यूटर सिस्टम का पावर मैनेजर किसे कहा जाता है। ऑप्शन देखिए दिया है एसएमपीएस, सीपीयू, मदरबोर्ड या फिर मेमोरी। चलिए जल्दी से आप सभी अपना कमेंट कीजिए और बताइए कि इस पहले प्रश्न का राइट आंसर क्या है। दोस्तों जो सबसे पहला प्रश्न है इसका राइट आंसर हो जाएगा एसएमपीएस। दोस्तों मैं यहां पर चारों विकल्पों के बारे में थोड़ा सा डिस्कस भी कर देता हूं आपके साथ। तो एसएमपीएस का पूरा नाम हो जाएगा स्विच मोड पावर सप्लाई और ये आपके कंप्यूटर का पावर मैनेजर होता है। ये कंप्यूटर के किस भाग को कितनी सप्लाई करनी है इसका रिस्पॉन्सिबल होता है, इसीलिए इसको पावर मैनेजर कहा जाता है। जबकि सीपीयू का पूरा नाम सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है और इसे कंप्यूटर का ब्रेन यानी दिमाग कहते हैं, इसे माइंड ऑफ कंप्यूटर भी कहा जाता है। इसके अलावा कंप्यूटर के जितने भी कंपोनेंट होते हैं वो सभी एक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट बोर्ड से जुड़े होते हैं जिसका नाम मदरबोर्ड है। और कंप्यूटर जहां पर अपनी डाटा को या जानकारियों को स्टोर करके रखता है वह भाग मेमोरी कहलाता है। मेमोरी कंप्यूटर का 2 पार्ट में डिवाइड होता है जिसे इंटरनल एंड एक्सटर्नल यानी प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेमोरी कहते हैं। चलिए चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। जितने भी लोग इस सेशन के साथ जुड़े हैं जल्दी से इस सेशन को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में भी जरूर शेयर करिए, क्योंकि हर दिन शाम को 9 बजे मैं आपसे मिलूंगा। 2 4 5 10 मिनट की देरी हो सकती है, इतना तो आप पेशेंस रख ही सकते हैं। और हर दिन आप इस तरह के क्लास में जुड़िए और अपनी जानकारी को चेक कीजिए कि आपने कितना ज़्यादा आज सीखा है। सेकेंड क्वेश्चन की तरफ आ गए। शिफ्ट की को किस नाम से जाना जाता है। जी हाँ दोस्तों, जो कीबोर्ड में शिफ्ट बटन होता है उसे किस नाम से जाना जाता है। टॉगल की, स्टिकी की, एडिटिंग की या फिर नंबर की। चलिए जल्दी से अपना कमेंट कीजिए और बताइए कि यहां पर राइट आंसर क्या है। दोस्तों अगर आपको बता दें कि कीबोर्ड में शिफ्ट बटन जो होता है यह कीबोर्ड में आपको 2 तरफ देखने को मिलता है, एक लेफ्ट साइड में और एक आपको राइट साइड में। और शिफ्ट की को हम लोग स्टिकी की के नाम से भी जानते हैं। तो दोस्तों स्टिकी की के लिए यह शिफ्ट की जाना जाता है और यहाँ पर जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। जबकि दोस्तों टॉगल की के रूप में कीबोर्ड के 3 बटन जाने जाते हैं जिन्हें हम लोग कैप्स लॉक, नंबर लॉक और स्क्रॉल लॉक के रूप में जानते हैं। तो दोस्तों टॉगल की बटन कैप्स लॉक, नंबर लॉक और स्क्रॉल लॉक हो गया और स्टिकी की के तौर पर हम लोग शिफ्ट की को जानते हैं। जबकि न्यूमेरिक की यानी नंबर की आपको कीबोर्ड में राइट साइड में नंबर पैटर्न के तौर पर दिखाई देता है। और एडिटिंग की के अंतर्गत कंट्रोल, शिफ्ट, अल्टर बटन के अलावा आपको बैक स्पेस, स्पेस, डिलीट, इंसर्ट, बहुत सारे ऐसे बटन हैं जो टेक्स्ट को लिखते समय एडिटिंग की सुविधा देते हैं, उन्हें हम लोग एडिटिंग की कहते हैं। अब चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बहुत यूनिक क्वेश्चन है। निम्न में से कौन सा रैप नोट पैड में मौजूद नहीं होता है। जी हाँ दोस्तों, नीचे लिखे गए रैप में कौन सा नोट पैड में मौजूद नहीं होता है। वर्ड रैप, नो रैप, रैप टू रूलर या फिर नॉन ऑफ दीज। जल्दी से आप सभी अपना कमेंट कीजिए क्योंकि इसका आंसर मैं सीधे आपको दिखाने वाला हूं। तो चलिए जल्दी से आप लोग अपना आंसर करिए, तब तक मैं नोटपैड को ओपन कर लेता हूं और सीधे सीधे आपको वहीं दिखाता हूं कि कौन सा रैप नोटपैड में नहीं होता है। दोस्तों जैसा कि आप देख पा रहे हो कि नोटपैड ओपन हो चुका है और यहां पर आपको एक ऑप्शन मिलता है फॉर्मेट मेन्यू, जहां पर आपको एक वर्ड रैप नाम का ऑप्शन मिलता है। और दोस्तों वर्ड रैप को जब आप इनेबल रखते हैं तो यह जो है आपका टेक्स्ट लिखने का काम करता है। एग्जाम्पल के तौर पे मैं यहाँ पर कुछ टेक्स्ट टाइप कर लेता हूँ। दोस्तों यहाँ पर फॉन्ट का विंडो आ गया और यहाँ पर देखिए मैंने टेक्स्ट टाइप किया। ये जो है जैसे ही विंडो के अंत में पहुँच रहा है तो लाइन को चेंज कर दे रहा है। लेकिन अगर आप रैप को यहाँ से जो टिक लगा रखा है आपने हटा दिया तो ये केवल एक ही लाइन में टेक्स्ट को लिखते जाएगा, लाइन कभी चेंज नहीं होगा। तो दोस्तों नो रैप हो गया
जब आपने यहाँ पर वर्ड रैप को यूज़ नहीं किया तो ये हो गया नो रैप, और जैसे ही आपने यूज़ किया तो ये विंडो तक जा रहा है तो ये कहलाएगा रैप टू विंडो। तो दोस्तों यहाँ पर जो है दो तो दिख रहा है, जबकि रूलर वाला यहाँ पर कोई भी सेक्शन नहीं होता है। तो दोस्तों यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा रैप टू रूलर। ये जो है बिल्कुल राइट आंसर होगा, क्योंकि वर्ड रैप ऑप्शन का नाम है और जिसमें नो रैप का फीचर आपको मिलता है, जबकि रैप टू रूलर नाम का कोई भी फीचर वहाँ पर देखने को नहीं मिलता है। इसीलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, और अगला प्रश्न है MS पेंट में इमेज को छोटा करने के लिए किस ऑप्शन का प्रयोग करते हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर आप MS पेंट एप्लीकेशन चला रहे हैं और किसी भी इमेज को आप छोटा करना चाहते हैं तो कौन सा ऑप्शन प्रयोग करेंगे, सेलेक्ट, क्रॉप, रिसाइज या फिर फ्री फ्रॉम। चलिए जल्दी से अपना कमेंट कीजिए। दोस्तों आपको बता दें कि अगर आप MS पेंट एप्लीकेशन चलाए होंगे तो वहाँ पर इमेज को छोटा करने के लिए दो फीचर मिलते हैं, क्रॉप भी मिलता है और रिसाइज भी मिलता है। लेकिन यहाँ इमेज को छोटा करने की बात हो रही है, इमेज को काट करके छोटा करने की बात नहीं हो रही है। यानी कि इमेज को काटना नहीं है, जो भी इमेज आपका है वो पूरा का पूरा इमेज रहे और उसके बावजूद आप उसे छोटा करें, तो ऐसा काम केवल रिसाइज करता है। जी हाँ दोस्तों, रिसाइज का जब आप यूज़ करते हैं तो आपका इमेज जो है वो छोटा हो जाता है, जबकि क्रॉप से भी आपका इमेज छोटा होता है, लेकिन आप उस इमेज के कुछ हिस्से को काट के और उसके बाद छोटा करते हैं। तो राइट आंसर यहां पर ऑप्शन नंबर सी रिसाइज होगा। आप सभी लगातार अपना कमेंट करते रहिए और एकदम लिखते भी चलिएगा कि आज आपने कुल कितना राइट आंसर किया है। मैं चाहूँगा कि आज आपका मैक्सिमम स्कोर हो और जब हमारा सेशन ख़त्म हो तब आप हमसे कहें कि सर आज तो हमने सबसे ज़्यादा सही किया है। अब चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दोस्तों अगला जो प्रश्न है हमारा वो है, टास्क बार के नोटिफिकेशन एरिया में क्या दिखाई नहीं देता है। जी हाँ दोस्तों, अगर आप टास्क बार विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ कर रहे हैं तो टास्क बार का जो नोटिफिकेशन एरिया होता है वहाँ क्या नहीं दिखाई देता है, नेटवर्क, साउंड, स्टार्ट बटन या फिर क्लॉक। चलिए जल्दी से अपना कमेंट कीजिए और बताइए कि कौन सा इसमें का ऑप्शन आपको नोटिफिकेशन एरिया में नहीं शो होता है। दोस्तों आपको बता दें कि स्टार्ट बटन जो है वो नोटिफिकेशन एरिया में आपको दिखाई नहीं देता है। टास्क बार ये नीचे वाला पतली पट्टी है और इस एरिया में आपको नेटवर्क भी दिखाई देता है, इसके अलावा आप साउंड भी देख पाएंगे, आपको घड़ी वगैरह भी दिखाई देता है, जबकि स्टार्ट बटन आपको नोटिफिकेशन एरिया में ना होकर के लेफ्ट साइड में आपको एक आइकन के तौर पर दिखाई देता है। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। अब चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। पेज मेकर यानी PM70 में डॉक्यूमेंट सेटअप करने का शॉर्टकट क्या है। जी हाँ दोस्तों, इसको हमने कई सारे मॉडल पेपर में आप लोगों को करा रखा है। डॉक्यूमेंट सेटअप का शॉर्टकट की पूछा गया। दोस्तों बता दें पेज मेकर का जो फाइल मेन्यू है उसमें ये आपको ऑप्शन मिलता है और आप 4 ऑप्शन नीचे देख पा रहे हैं। जल्दी से उन ऑप्शनों में पहचानिए और मुझे राइट आंसर बताइए। दोस्तों यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा कंट्रोल शिफ्ट पी। कंट्रोल शिफ्ट पी जब आप करते हैं तो आपका डॉक्यूमेंट जो है वो सेटअप हो जाता है और डॉक्यूमेंट सेटअप का विंडो आपके स्क्रीन पर आ जाता है, जिससे कि आप आसानी से यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला प्रश्न जो हमारा है वो है यहाँ पर 1.7 एक्सेस के मेमो डाटा में कितना कैरेक्टर लिख सकते हैं। दोस्तों अभी कल वाले क्लास में ही हमने आपको ये वाला प्रश्न कराया था कि एक्सेस के मेमो डाटा में कितना कैरेक्टर लिख सकते हैं। और दोस्तों यहाँ पर जो 4 विकल्प दिए गए हैं ये चारों विकल्पों में सही विकल्प नहीं है। दोस्तों ऐसा ही एकदम हूबहू फाइनल पेपर में भी आ चुका था, तो ये प्रश्न जो है वो गलत था। इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा 6500। तो मैं यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी में परिवर्तन कर देता हूँ और अब आपको मैं बता दूं कि इसका राइट आंसर जो है वो 6500 होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। तो दोस्तों ये प्रश्न जो है ऐसा ही हूबहू
आपके पेपर में, फाइनल पेपर में दिया हुआ था, तो उसको मैंने ऐसा ही लिख लिया। और अब मैं आपको बता दूं कि यहां पर जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा 6500। तो MS एक्सेस में मेमो डेटा के अंतर्गत आप 6500 कैरेक्टर्स को लिख सकते हैं। अब चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और वो है 1.8। पावर पॉइंट के अंतर्गत किस टैब में कस्टम व्यू ऑप्शन मौजूद होता है? जी हाँ दोस्तों, पावर पॉइंट एप्लीकेशन अगर आप चला रहे हैं तो कौन सा आप टैब बटन, किस टैब के अंतर्गत आपको कस्टम व्यू नाम का ऑप्शन मिलेगा? एनिमेशन, डिजाइन, स्लाइड शो या फिर व्यू? जल्दी से अपना कमेंट कीजिए और बताइए यहां पर राइट आंसर क्या है। दोस्तों, पावर पॉइंट एप्लीकेशन के अंतर्गत जब हम स्लाइड शो नामक टैब के अंतर्गत जाते हैं तो यहाँ पर हमको एक कस्टम व्यू नाम का ऑप्शन मिलता है, जबकि एनिमेशन टैब के अंतर्गत केवल और केवल एनिमेशन, और डिज़ाइन टैब के अंतर्गत आपको स्लाइड्स को डिज़ाइन करने के ऑप्शन मिलते हैं, जबकि व्यू के अंतर्गत आप अपने स्लाइड को अलग अलग व्यू में प्रेजेंट कर सकते हैं। अब चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 1.9, कोरल ड्रा को किस कंपनी ने बनाया है? जी हाँ दोस्तों, कोरल ड्रा एप्लीकेशन को किस कंपनी द्वारा तैयार किया गया है? माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल, एल्डस कॉरपोरेशन या फिर डॉक्यूमेंट फाउंडेशन? चलिए जल्दी से अपना राइट आंसर कमेंट कीजिए और बताइए इसका राइट आंसर क्या है। दोस्तों, 1.9 क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एल्डस कॉरपोरेशन। बिल्कुल आप सभी का आज आंसर जो है वो बहुत ही सही है, बिल्कुल 100% आज ज़्यादातर बच्चों के राइट आंसर आ रहे हैं। और इसी तरह से आप सभी अपनी तैयारी को एकदम तगड़े तरीके से करिए ताकि आप सबकी तैयारी और अच्छी हो जाए और आप लोग अपनी परीक्षा में बहुत बढ़िया स्कोर करें। जो लोग थोड़ा देर से इस सेशन के साथ जुड़े हैं, एक बार फिर से मैं उनको कहूँगा कि आप लास्ट तक इस सेशन के साथ जुड़े रहिएगा, क्योंकि यह जो है वो फाइनल पेपर है, ये कोई मॉडल पेपर नहीं है। ये ऑलरेडी ADCA के एग्जाम में यह प्रश्न पत्र आ चुका है, तो आप लोग बिल्कुल ध्यान से इस पूरे प्रश्न को देखिएगा। अब चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कोरल ड्रा में टेक्स्ट स्टैटिक्स ऑप्शन किस मेन्यू के अंतर्गत मौजूद है? जी हाँ दोस्तों, अगर आप कोरल ड्रा एप्लीकेशन चला रहे हैं तो वहाँ पे टेक्स्ट स्टैटिक ऑप्शन किस मेन्यू में आपको देखने को मिलेगा? टूल मेन्यू, विंडो मेन्यू, अरेंज मेन्यू या फिर टेक्स्ट मेन्यू? चलिए जल्दी से अपना कमेंट कीजिए और बताइए इसका राइट आंसर क्या है। दोस्तों, कोरल ड्रा एक डिजाइनिंग एप्लीकेशन है जिसमें टेक्स्ट स्टैटिक ऑप्शन आपको टेक्स्ट मेन्यू के ही अंतर्गत मिलता है। तो दोस्तों यहाँ पर आप बड़े आसानी के साथ लॉजिक लगा करके भी और इसका आंसर बिल्कुल सही कर सकते हैं। तो दोस्तों हम लोगों ने 10 क्वेश्चन कवर कर लिया और आई होप कि 10 में 10 आपने पूरी तरह से सही कर रखे हैं। अब चलेंगे हम लोग क्वेश्चन के सेकंड पार्ट की तरफ, जो कि 10 प्रश्नों का ही कलेक्शन होगा और ये भी एक एक नंबर के होंगे, जिसमें बस आपको पहचानना है कि आपका यह सेंटेंस जो है वो ट्रू है या फिर फॉल्स है, यानी जो भी स्टेटमेंट दिए गए हैं वो सही है या गलत है, केवल इनकी पहचान करनी है। तो चलिए चलते हैं सबसे पहले प्रश्न की तरफ। एक कंप्यूटर में अनेकों ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रयोग किया जा सकता है, सही है या फिर गलत? केवल ट्रू फॉल्स लिख करके आप जल्दी जल्दी अपना कमेंट कीजिए। तो दोस्तों आपको बता दें कि ये सेंटेंस पूरी तरह से ट्रू है। एक कंप्यूटर के अंदर आप अनेकों ऑपरेटिंग सिस्टम यानी OS प्रयोग कर सकते हैं। अब चलिए नेक्स्ट लाइनर की तरफ। दोस्तों अगला जो प्रश्न है वो है कंप्यूटर के USB पोर्ट में हार्ड डिस्क को जोड़ा जा सकता है। तो दोस्तों यहां पर आपको बताना है कि ये ट्रू है या फिर फॉल्स है। दोस्तों ये जो सेंटेंस है वो पूरी तरह से फॉल्स है। आपको बता दें कि जो कंप्यूटर में USB पोर्ट होता है यह केवल USB केबल्स को लगाने की सुविधा देता है, जहां पर आप पेन ड्राइव लगा सकते हैं, इसके अलावा मोबाइल का डाटा केबल इस्तेमाल कर सकते हैं या ऐसे डिवाइस जो कि USB के शेप में है उनको आप लगा सकते हैं। दोस्तों USB का पूरा नाम यूनिवर्सल सीरियल बस होता है और ये चौड़े मुंह वाला केबल होता है जिसमें पिन की संख्या 4 होती है, जबकि हार्ड डिस्क को जिन केबल से जोड़ा जाता है उसे SATA केबल और पाटा केबल कहते हैं। तो दोस्तों यहां पर जो सेंटेंस होगा वो पूरी तरह से फॉल्स हो जाएगा। अब चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। गो टू ऑप्शन का प्रयोग केवल टेबल के मनचाहे रो में जाने के लिए किया जाता है, ट्रू है या फिर फॉल्स है?
दोस्तों जब हम लोग टेबल क्रिएट करते हैं तो टेबल हमेशा रो और कॉलम दोनों से मिलके बनता है, क्योंकि रो और कॉलम से मिलके सेल बनते हैं और सेल कई सारे सेल मिलकर के ही टेबल क्रिएट करते हैं। और गो टू ऑप्शन का प्रयोग करके आप किसी रो पे भी जा सकते हैं, किसी कॉलम पर भी जा सकते हैं। तो यहाँ मनचाहे रो पर जाने के लिए केवल प्रयोग किया जाएगा, यह सेंटेंस पूरी तरह से फॉल्स हो जाएगा। अब चलेंगे नेक्स्ट। आइकन्स आर 3 टाइप्स, यानी आइकन हमेशा 3 प्रकार के होते हैं, सही है या फिर गलत है? तो दोस्तों बता दें कि आइकन हमेशा 3 प्रकार के होते हैं। जितने भी GUI ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं, स्पेशली मैं विंडोज़ की अगर बात करूं तो यहाँ पर आपको सिस्टम आइकन, एप्लीकेशन आइकन और शॉर्टकट आइकन देखने को मिल जाता है। सिस्टम आइकन जो पहले से मौजूद होते हैं, एप्लीकेशन आइकन जब हम कोई बाहरी एप्लीकेशन अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल करें तो उसका जो आइकन बन जाता है, और इसके अलावा आप दोनों ही यानी कि सिस्टम और एप्लीकेशन आइकनों का जो स्पेशल आइकन क्रिएट करते हैं वो शॉर्टकट आइकन कहलाता है, और उस पर एक एरो का सिंबल लग जाता है जिससे आप उसकी पहचान कर लेते हैं। अब चलेंगे नेक्स्ट। एब्सोल्यूट सेल रिफरेंसिंग हमेशा स्प्रेडशीट में उसी सेल को संदर्भित करती है, सही है या फिर गलत है? जल्दी से अपना कमेंट कीजिए और बताइए यहां पर राइट आंसर क्या है। दोस्तों MS एक्सेल के अंतर्गत एब्सोल्यूट सेल रिफरेंसिंग हमेशा उसी स्प्रेडशीट के उसी सेल को संदर्भित करता है जहां पर वो मौजूद है, और आप जो है एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस के अंतर्गत आप जो है बड़े आसानी के साथ सेल के एड्रेस को हमेशा के लिए फिक्स कर सकते हैं। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें कि एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस जो है इसका शॉर्टकट F4 होता है, और इस लाइनर का राइट आंसर ट्रू हो जाएगा। अब चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में अधिकतम जूम प्रतिशत 600 है। जी हाँ दोस्तों, यानी पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में जो मैक्सिमम जूमिंग है वो 600% होता है, सही है या फिर गलत है? जल्दी से अपना कमेंट कीजिए। दोस्तों पावर पॉइंट एक प्रेजेंटेशन प्रोग्राम है और यहां पर मैक्सिमम जूमिंग जो होती है वो 600 ना होकर के 400% होता है, तो यहां पर ये पूरी तरह से गलत आंसर हो जाएगा। 600% की जूमिंग लिब्रे ऑफिस के राइटर का होता है, ना कि पावर पॉइंट का। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है यहां पर, एक्सेल में F9 का प्रयोग चुने गए रो को डिलीट करने के लिए होता है। जी हां दोस्तों, अगर आप F9 का प्रयोग करेंगे तो जो भी एरिया रो का आपने सेलेक्ट किया है उसे आप डिलीट कर सकते हैं, सही है या फिर गलत है? जल्दी से अपना कमेंट कीजिए। दोस्तों यह जो लाइनर है वो पूरी तरह से ट्रू हो जाएगा, क्योंकि जब भी आप MS एक्सेल के किसी टेबल के रो को डिलीट करना चाहते हैं तो सेलेक्ट करने के बाद आपको F9 प्रेस करना होता है। अब चलेंगे नेक्स्ट। टैली के अंतर्गत सभी प्रकार के गणितीय गणनाओं से संबंधित कार्य किए जाते हैं, ट्रू है या फिर फॉल्स है? तो दोस्तों यहां पर आपको बता दें कि टैली के अंतर्गत केवल मैथमेटिकल कैलकुलेशन हो, और वो भी हर तरह के, यह संभव नहीं है। हर तरह के मैथमेटिकल कैलकुलेशन करने के लिए आपको MS एक्सेल प्रोग्राम मिल जाता है, जबकि टैली के अंतर्गत आप फाइनेंशियल कैलकुलेशन और साथ ही साथ इन्वेंट्री कैलकुलेशन का काम बड़े आसानी के साथ कर सकते हैं। तो यहां पर सेंटेंस जो है वो फॉल्स हो जाएगा। अब चलेंगे नेक्स्ट। सम एक्सेल के अंतर्गत एक महत्वपूर्ण टूल्स है। जी हां दोस्तों, आपको बताना है कि सम जो है एक्सेल के अंदर एक महत्वपूर्ण टूल है, ट्रू है या फिर फॉल्स है? दोस्तों बता दें कि सम एक्सेल में जोड़ने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, और ये एक्सेल का एक बहुत ही पावरफुल और सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला एक फंक्शन है, और इसे टूल भी कहते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर जो इसका राइट आंसर होगा वो बिल्कुल सही हो जाएगा। अब चलेंगे नेक्स्ट। टैली का कोड नेम टैली है। दोस्तों यहाँ पर दिया है टैली का कोड नेम टैली है, क्या ये बात सही है या फिर गलत है? दोस्तों बता दें कि टैली का कोई भी कोड नेम नहीं होता है। टैली को आप रन के डायलॉग बॉक्स से जनरली ओपन नहीं कर सकते हैं। अगर आप उसका कोड नेम शॉर्टकट में जाके बना लेते हैं तब तो आप इसे ओपन कर सकते हैं, ऐसे सामान्यतया आप टैली को रन के डायलॉग बॉक्स से ओपन नहीं कर सकते हैं। और टैली का कोई भी कोड नेम नहीं है, इसलिए यह सेंटेंस
फॉल्स हो जाएगा। अब तक आपने 20 क्वेश्चन कवर कर लिया और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपने अब तक सबसे ज़्यादा आंसर किए होंगे। जितने भी लोग इस सेशन के साथ जुड़ चुके हैं, मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि इस सेशन को आप लाइक कीजिए, इसे अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करिएगा और अगर हमारे चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो इसको लाइक करने के साथ साथ सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन को ऑल पे सेटिंग करिए ताकि नए वीडियो का, यानी कि जो नए क्लासेस हर दिन चल रहे हैं, इनका नोटिफिकेशन आपको मिल सके, क्योंकि आपकी तैयारी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अब चलते हैं नेक्स्ट। दोस्तों यहां पर फिल इन द ब्लैंक की बात आ गई है। यहां पर दिया इक्वल POW, यहां पर ब्रैकेट में 144 का आउटपुट क्या होगा, ऐसा पूछा गया है। दोस्तों यहां पर फिल इन द ब्लैंक का सेशन होगा, इसमें भी कुल टोटल 10 प्रश्न होंगे और हर एक प्रश्न एक एक नंबर का होगा, मतलब इसमें भी आपको 10 स्कोर मिल जाएंगे। बस आपको खाली जगह में क्या सही आंसर है उसको भरना है। दोस्तों आराम से इसको लिख करके आप बताएं कि यहां पर इसका राइट आंसर क्या होगा। दोस्तों सबसे पहले तो बता दें कि ये जो इसमें पूरा का पूरा जो कंडीशन दिया गया है ये पूरी तरह से गलत है। दोस्तों POW नाम का MS एक्सेल में कोई भी फंक्शन नहीं होता है, जबकि ये पूरा पावर होता है और इसके अलावा जो नंबर्स दिए गए हैं ये केवल 144 दिया है, ऐसा भी कंडीशन सही नहीं है, क्योंकि पावर में जिस संख्या का पावर निकालना है पहले वो दिया जाता है और कितना उसका पावर लगाना है ये कॉमा करने के बाद दिया जाता है। यानी कि ये पूरा का पूरा फंक्शन जो दिया गया है यह सही नहीं है, इसीलिए इसका आउटपुट आपको हमेशा एरर मिलेगा। तो यहाँ पर इसका आउटपुट एरर हो जाएगा। अब चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पावर पॉइंट में करेंट स्लाइड शो करने का शॉर्टकट की क्या है? बहुत विशेष और बहुत ही आसान प्रश्न है। पावर पॉइंट में अगर आप करेंट स्लाइड को प्ले करना चाहते हैं तो कौन सा शॉर्टकट बटन आप इस्तेमाल करेंगे? जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही, आप सभी बिल्कुल सही कह रहे हैं। शिफ्ट के साथ यदि आप F5 बटन प्रेस करेंगे तो आप करेंट स्लाइड को प्ले कर सकते हैं, जबकि अगर आप पहली स्लाइड से प्रेजेंटेशन को प्ले करना चाहते हैं तो केवल F5 प्रेस करना होगा। तो यहां पर करेंट स्लाइड की बात है, इसीलिए शिफ्ट के साथ F5 राइट आंसर होगा। अब चलेंगे नेक्स्ट। दोस्तों कोरल ड्रा में इलिप्स टूल का शॉर्टकट पूछा गया है। दोस्तों कोरल ड्रा में इलिप्स टूल का शॉर्टकट क्या होता है? चलिए जल्दी से अपना कमेंट कीजिए। दोस्तों यहां पर जो राइट आंसर होगा इलिप्स टूल का वो हो जाएगा कोरल ड्रा के अंतर्गत F7। जी हां दोस्तों, F7 जो है ये इलिप्स टूल का शॉर्टकट की होता है। कोरल ड्रा के अंतर्गत अगर आप गोलाकार या अंडाकार आकृति बनाना चाहते हैं तो फिर आप इलिप्स टूल का इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट दिया है बैंक अकाउंट से धन निकालने के लिए किस पर्ची को भरी जाती है? जी हाँ दोस्तों, अगर आप बैंक अकाउंट से अपना पैसा निकालना चाहते हैं तो बैंक में जा करके आप कौन सी पर्ची भरते हैं? जल्दी से कमेंट कीजिए। दोस्तों बैंक से जब भी आपको पैसा निकालना होता है तो जब आप बैंक जाते हैं तो वहां पर आपको विड्रॉल स्लिप भरना होता है। जी हाँ दोस्तों, विड्रॉल स्लिप भरना होता है जिसमें खाते धारक का हस्ताक्षर और निकाली जाने वाली राशि दर्ज की जाती है। जबकि इसके अलावा जो है आपको अकाउंट नंबर और अपना कंप्लीट विवरण भी देना होता है। और अगर आपको धन जमा करना होता है तब आप डिपॉजिट स्लिप का यूज करते हैं। तो जमा करने के लिए डिपॉजिट और धन निकालने के लिए विड्रॉल स्लिप का प्रयोग करते हैं। बिल्कुल राइट आंसर होगा विड्रॉल स्लिप। नेक्स्ट यहां पर दिया है टैली के अंतर्गत डायरेक्ट एक्सपेंस अकाउंट का कार्य किस बाउचर के अंतर्गत किया जाता है या किस बाउचर के अंतर्गत होता है? जल्दी से अपना कमेंट कीजिए। दोस्तों टैली में अगर डायरेक्ट एक्सपेंस अकाउंट पर आपको वर्क करना है तो आप चूंकि एक्सपेंस हो रहा है यानी खर्च हो रहा है, इसीलिए F5 पेमेंट बाउचर का आप प्रयोग करेंगे। जी हाँ दोस्तों, पेमेंट बाउचर का प्रयोग करेंगे जिसका कि शॉर्टकट F5 होता है। अब चलेंगे नेक्स्ट। टैली का सबसे लोकप्रिय वर्जन है? जी हाँ दोस्तों, टैली का सबसे ज्यादा फेमस वर्जन कौन सा है? जल्दी से अपना कमेंट कीजिए और बताइए। दोस्तों यहां पर हम आपको 2-3 बातें बहुत स्पेशल बताएंगे, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा कि टैली का जो लोकप्रिय वर्जन है उसका नाम है टैली ERP9। टैली ERP9 जिसे इंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग कहा जाता है। ERP का पूरा नाम इंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग है और इसे बनाने का काम
टैली सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी द्वारा किया गया है। दोस्तों आपको बता दें कि टैली ERP 9 के बाद टैली का एक नया वर्जन भी आ चुका है जिसका नाम टैली प्राइम है। अब चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। डॉस को कमांड की सहायता से बंद करने के लिए किस कमांड का प्रयोग होता है? जी हां दोस्तों, अगर आप डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम को कमांड की हेल्प से बंद करना चाहते हैं तब आप कौन सा कमांड प्रयोग करेंगे? जी हां दोस्तों, बस आपको एग्जिट लिखना है। एग्जिट कमांड का प्रयोग करके और आप आसानी से डॉस को कमांड की हेल्प से बंद कर सकते हैं। अब चलेंगे नेक्स्ट। सीपीयू की गति किसमें मापा जाता है? जी हां दोस्तों, आपको बताना है अगर आपके पास सीपीयू है तो उस सीपीयू की गति को आप कैसे मापेंगे? सीपीयू यानी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, और इसकी स्पीड, जी हां दोस्तों, सीपीयू की गति को मेगा हर्ट्ज में मापा जाता है। कुछ ऐसे सीपीयूज होते हैं जिनको गीगा हर्ट्ज के अंतर्गत भी मापने का काम किया जाता है, तो सीपीयू की गति मेगा हर्ट्ज में मापी जाती है। अब चलेंगे नेक्स्ट। मॉडेम स्टैंड्स फॉर, जी हाँ दोस्तों, मॉडेम का पूरा नाम आपसे पूछा गया है। मॉडेम का पूरा नाम क्या है? दोस्तों आपको बता दें कि मॉडेम एक ऐसी तकनीक है जो किसी दूर दराज के कंप्यूटर पर डाटा को, यानी कि किसी भी तरह के फैक्ट को, डाटा को ट्रांसफर करने और रिसीव करने में हमारी हेल्प करता है, और इसका पूरा नाम है मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर। मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर। तो दोस्तों इसको याद रखिएगा। अब इस प्रश्न के सबसे अंतिम क्वेश्चन की तरफ। पीपीएम का पूरा नाम, जी हाँ दोस्तों, बहुत आसान प्रश्न है। पीपीएम का पूरा नाम क्या होगा? जल्दी से कमेंट कीजिए और बताइए पीपीएम का पूरा नाम। दोस्तों पीपीएम का पूरा नाम हो जाएगा पेज पर मिनट। पेज पर मिनट। दोस्तों प्रिंटर की जो गति होती है आप पीपीएम में मापने का काम करते हैं। प्रिंटर एक आउटपुट डिवाइस है और उसकी गति को आप पीपीएम में मापने का काम करते हैं। दोस्तों अब हम लोग चलने वाले हैं अगले प्रश्न की तरफ, जो कि मैचिंग टेबल से है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर y और x इन दोनों को आपस में मैच करना है। यहाँ पर भी 10 क्वेश्चन है, एक नंबर का एक है, यानी कि टोटल 10 मार्क्स आपको यहाँ से भी मिलने हैं। दोस्तों यहाँ पर जो है केवल हम लोगों ने टाइप कर रखा है, आपको पूरे पेपर में बाकायदे बॉर्डर के साथ मिलेगा, और वहाँ पर जो है एक बॉक्स बने होंगे जिसमें बड़े आराम से आपको y कॉलम और x कॉलम आपको देखने को मिलेगा। तो दोस्तों यहाँ पर मैं जूमिंग को कम करता हूँ ताकि आसानी के साथ हम लोग इसको पढ़ सकें और उसके बाद अपना आंसर कर सकें। तो दोस्तों यहाँ पर मैं थोड़ी सी जूमिंग को कम कर लिया हूँ, और अब जो है पूरा आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा होगा। यहाँ पर केवल और केवल आपको मैच करना है। तो सबसे पहले को आप मैच करिए। मैंने कई बार बता दिया है कि जब भी आप इसको मैच करने जाएं तो किसी एक नाम को पढ़ने के बाद आप y वाले कॉलम को सबको पढ़ लीजिए, ताकि जो सबसे सटीक आंसर इसका लगे उसके साथ आप इसे मैच कर सके। जैसे फॉन्ट डायलॉग बॉक्स, तो दोस्तों यहाँ पर फॉन्ट डायलॉग बॉक्स के साथ कंट्रोल डी के साथ आप जा सकते हैं, क्योंकि कंट्रोल डी जब वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम में यूज़ करते हैं तो आपका फॉन्ट डायलॉग बॉक्स खुल जाता है। नीचे भी आप एक बार देख लेंगे तो नीचे कोई भी ऐसा ऑप्शन नहीं है जो रिलेट कर रहा है फॉन्ट के डायलॉग बॉक्स से, इसलिए यह जो है राइट आंसर होगा। ठीक उसी तरह से सबस्क्रिप्ट, इसको आप मैच कीजिए और बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। दोस्तों सबस्क्रिप्ट जो है इसको आपको मैच कर लेना है कंट्रोल के साथ इक्वल से। जी हाँ दोस्तों, सबस्क्रिप्ट का शॉर्टकट कंट्रोल इक्वल होता है। मैं आपको दिखाता भी चलूं, होम टैब के अंतर्गत जब आप सबस्क्रिप्ट पे आएंगे तो यहाँ देखिए कंट्रोल प्लस इक्वल इसका शॉर्टकट दिखा रहा है, जबकि कंट्रोल शिफ्ट प्लस जो है ये आपको सुपरस्क्रिप्ट का शॉर्टकट मिल जाएगा। अब चलेंगे नेक्स्ट। एवरेज इज अ, एवरेज क्या है यहाँ पर लास्ट में आप देख लें और बताएं कि राइट आंसर क्या है। तो दोस्तों यहाँ पर एवरेज जो है यह एक एक्सेल का टू यूज सम फंक्शन, एवरेज जो है यह फंक्शन इन एक्सेल, यानी कि एम के साथ आपको मैच करना है। यह जो है एक प्रकार का एक्सेल का फंक्शन है जो कि अलग अलग संख्याओं का औसत मान निकालने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। तो एवरेज एक्सेल का एक फंक्शन है। अब चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। कंप्यूट शब्द में ई आर को कब ऐड किया गया था? यहाँ पर एक्सप्लोर हो गया। तो यहाँ पर दोस्तों आपको बता दें, एक्सप्लोर कह रहा हूँ, एक्सपोज हो गया। दोस्तों
कंप्यूट शब्द में ER को यहाँ पर 1951 में ऐड किया गया है और यह जो है इसका राइट आंसर होगा। तो इसी के साथ आपको मैच कर लेना है। दोस्तों नेक्स्ट दिया हुआ है पेमेंट वाउचर। पेमेंट वाउचर को आप किसके साथ मैच करेंगे? तो दोस्तों यहाँ पर आप एक एक ऑप्शन मिलाते चले जाएं और यहाँ पर देखिए F5 पेमेंट वाउचर का F5 शॉर्टकट होता है, तो आप इसके साथ इसे मैच कर लेंगे। जबकि हार्ड डिस्क से रिलेटेड आपको देखना है कि क्या है, यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं। दोस्तों हार्ड डिस्क से रिलेटेड यहाँ पर आरपीएम है, यानी हार्ड डिस्क की गति को हम लोग आरपीएम में मापते हैं। तो यहाँ पर जो है आप इसको मैच कर सकते हैं एन के साथ। आरपीएम ये जो है हार्ड डिस्क की गति मापने की इकाई होती है। 7200 हाईएस्ट और 5400, यानी 5400 और 7200 ये आरपीएम में आपको हार्ड डिस्क मिलते हैं। नेक्स्ट है बैकलिट आइकन। दोस्तों यह किससे संबंधित है? दोस्तों बैकलिट आइकन जो है यह संबंधित है कोरल ड्रा एप्लीकेशन से, क्योंकि कोरल ड्रा में टूल बॉक्स के अंदर जो छोटे छोटे शेप बने होते हैं वो सभी बैकलिट आइकन कहलाते हैं और यही जो है उससे संबंधित है। दोस्तों एफडी अकाउंट की बात हो रही है और यहाँ पर देखिए हमने चूंकि सारे ऑप्शन पढ़ रखे हैं तो एफडी अकाउंट को आप मैच कर लेंगे 10 ईयर के साथ, क्योंकि फिक्स डिपॉजिट अकाउंट, एफडी का पूरा नाम फिक्स डिपॉजिट, तो फिक्स डिपॉजिट अकाउंट को आप 10 साल के लिए कर सकते हैं। नेक्स्ट दिया है ग्रीटिंग लाइन। दोस्तों ग्रीटिंग लाइन की अगर बात करें तो ये मेलिंग के अंतर्गत आता है और यहाँ पर आप देखिए, जी हाँ दोस्तों, ग्रीटिंग लाइन के अंतर्गत डियर या टू या सर या मैडम इस तरह का आप वर्ड यूज़ करते हैं। तो ग्रीटिंग लाइन जो है यहाँ मैच किया जाएगा ई के साथ। और लास्ट है पॉइंटर टूल। दोस्तों पॉइंटर टूल का प्रयोग यहाँ पर देखते हैं ऑप्शंस में। दोस्तों पॉइंटर टूल के लिए हम लोग F9 शॉर्टकट का इस्तेमाल करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर जो राइट आंसर होगा पॉइंटर टूल का वो L के साथ मैच किया जाएगा F9। तो दोस्तों मैं पूरी उम्मीद करता हूँ कि आज के इस 40 प्रश्न में आप लोगों ने काफ़ी बढ़िया आंसर किया है और आप सबकी तैयारी बहुत ही अच्छी हुई है। दोस्तों आज के इस प्रश्न में अब तक के 40 प्रश्नों में आपने कितना राइट आंसर किया है, आप जल्दी से अपना कमेंट कीजिए और बताइए कि अब तक आप लोगों ने कितना आंसर कर रखा है। जिसने भी अब तक इस सेशन को लाइक नहीं किया है वो प्लीज़ इस सेशन को लाइक करे और इसको ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करने का वादा करे। दोस्तों इसी तरीके का क्लास मैं आपके लिए रेगुलर बनाता रहूँगा और अगले 2-3 दिनों तक, जब तक कि आपकी परीक्षा ना हो जाए तब तक मैं आपको, जैसे आज ADCA का फाइनल पेपर हमने आपको दिखा दिया, ठीक उसी तरह से DCA का फाइनल पेपर आपको हम दिखा देंगे और एडवांस टैली के कैसे प्रश्न आते हैं यह भी हम आपको दिखा देंगे। तो लगातार हमारे सेशन के साथ आप बने रहिएगा। सेकंड पार्ट में दोस्तों आपको 4 प्रश्न करना है और यहाँ पर आपको अलग अलग तरीके से, मैं कई बार बता चुका हूँ कि यहाँ पर 5 प्रश्न दिए गए होंगे जिसमें से केवल 4 प्रश्न आपको करना होगा। दोस्तों 4 प्रश्नों में आपको हर एक प्रश्न के अंदर भी कुछ प्रश्न देखने को मिल जाएंगे और जिस प्रश्न को आप करिएगा उसे कंप्लीट आपको करना होगा। मैं यहाँ प्रश्नों को पढ़ देता हूँ। जैसे सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या है, सॉफ्टवेयर कितने प्रकार के होते हैं, इनको स्पष्ट करना है। तो दोस्तों सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, इन दोनों की आपको परिभाषा लिख देनी होगी और सॉफ्टवेयर्स के कुल कितने टाइप्स होते हैं, कौन सॉफ्टवेयर कैसे वर्क करता है, इनको आपको एक्सप्लेन करना होगा। इसके अलावा बैच फाइल और ट्री कमांड, इन दोनों का डॉस के अंतर्गत क्या तात्पर्य है, क्या कार्य है, इसे आपको एक्सप्लेन करना होगा। इसके अलावा विंडोज़ को अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल करने के लिए सिस्टम की क्या क्या ज़रूरतें होती हैं आपको यहाँ पर ये एक्सप्लेन करना होगा। और जो अगला प्रश्न इसमें दिया गया है वो है पेजमेकर के टाइप मेन्यू में आने वाले किन्हीं 5 ऑप्शन की व्याख्या करें। दोस्तों टाइप मेन्यू में बहुत सारे ऑप्शन आते हैं, आप उसमें से किसी भी 5 ऑप्शन को एक्सप्लेन कर सकते हैं विथ नेम, उनका नाम लिखेंगे आप और उसके बाद से सबसे पहले तो आप ऐसा लिख सकते हैं कि पेजमेकर में टाइप मेन्यू का आप यूज़ क्यों करते हैं, उसमें कितने ऑप्शन आते हैं और इसके अलावा उनमें से 5 ऑप्शनों का नाम लिखते जाएंगे और उन्हें आप एक्सप्लेन कर लेंगे। अब चलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पर दिया हुआ है। दोस्तों क्वेश्चन 6 की अगर बात करें तो देखिए सबसे पहले दिया है टेबल ऑफ अथॉरिटी ग्रुप का प्रयोग क्यों किया जाता है एवं यह किस टैब के अंतर्गत आता है। तो दोस्तों इसको तो हम यहाँ पर आपको सीधे दिखा सकते हैं। रेफरेंसेस टैब में आप आते हैं तो यहाँ पर आपको एक
टेबल ऑफ अथॉरिटीज़, टेबल ऑफ अथॉरिटीज़ नाम का एक ग्रुप मिलता है जिसमें कि मार्क सिटेशन, इंसर्ट टेबल ऑफ अथॉरिटीज़ और अपडेट टेबल नाम के 3 ऑप्शन मिलते हैं। यह जो है रेफरेंसेस टाइप के अंतर्गत आता है और इसे आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। इसके अलावा सॉर्ट एंड फिल्टरिंग का प्रयोग क्यों किया जाता है और यह किस टाइप में आता है, आप इसका भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। दोस्तों सॉर्ट एंड फिल्टर आपको मिल जाता है एमएस एक्सेल के होम टैब में भी आपको मिल जाता है और डाटा टैब के अंतर्गत भी आपको मिल जाता है, तो आप वहां पर आसानी से इसे एक्सप्लेन कर सकते हैं। इसके अलावा यूज प्रेजेंटर व्यू क्या है, किसी प्रेजेंटेशन में इसका प्रयोग क्यों किया जाता है, ये पावर पॉइंट से रिलेटेड क्वेश्चन है और इसको आप इजीली एक्सप्लेन कर सकते हैं कि प्रेजेंटर व्यू का आप यूज कैसे करेंगे। इसके अलावा जो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है वो यहां पर दिया है, एमएस एक्सेल में किन्हीं 7 फंक्शन को स्पष्ट करें। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर नीचे जो है आपको 8 अलग अलग फंक्शन दिए हैं, पावर, मीड, लोअर, रिपीट, लेन, एसक्यूआरटी, सम इफ और इफ फंक्शन। इन 7 के बारे में आपको लिखना है। तो दोस्तों एमएस एक्सेल में एक एक इसमें से आप हेडिंग करेंगे और इनके बारे में थोड़ा सा डिफिनेशन यानी 1 से 2 लाइन लिखने के बाद आप नीचे एग्जाम्पल कर देंगे तो आपका बिल्कुल ही राइट आंसर होगा। जैसे प्रॉपर फंक्शन क्या करता है, मीड क्या करता है, लोअर क्या करता है, इन सभी को आपको एक्सप्लेन कर देना होगा। अब चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहां पर दोस्तों यहां पर जो है आपको करना क्या है कि पावर पॉइंट के अंतर्गत ट्रांजिशन एंड एनिमेशन में क्या अंतर होता है इसको आपको स्पष्ट करना है। यानी ट्रांजिशन क्या होता है, एनिमेशन क्या होता है, कैसे ये सभी वर्क करते हैं, इसे आपको एक्सप्लेन कर लेना है। दोस्तों इसके अलावा एमएस एक्सेस के अंतर्गत आरडीबीएमएस का कार्य लिखना है। दोस्तों हमने कई सारे मॉडल पेपर में आरडीबीएमएस की बहुत बार चर्चा की है, तो आप रिलेशनल डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम इसके बारे में आप लिख लेंगे। इसके अलावा वैट के 12% की दर को स्पष्ट करो तथा इसके अंतर्गत आने वाले सभी वस्तुओं का नाम लिखिए। दोस्तों यहाँ पर जो है आप इस प्रश्न को यानी वैट, वैल्यू एडेड टैक्स के बारे में, उसके अंतर्गत 12% में कौन कौन से पार्ट आते हैं, कैसे उनको यूज़ किया जाता है, वैट क्या है, ये सारा कुछ जो है आप इसमें एक्सप्लेन कर सकते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेजमेकर की सहायता क्यों, पेजमेकर की आवश्यकता क्यों पड़ती है और यह किसी यूज़र के लिए किस प्रकार से फायदेमंद है, इसके बारे में आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। दोस्तों पेजमेकर एप्लीकेशन जो है वो अलग अलग तरह के पेज को डिज़ाइन करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। आप इसमें बुक कंपोज कर सकते हैं, टेबल ऑफ कंटेंट बना सकते हैं, अलग अलग तरह के बैनर, पोस्टर वगैरह बना सकते हैं, अलग अलग तरह के इनविटेशन कार्ड, न्यूज़पेपर वगैरह की छपाई कर सकते हैं। तो ये सारा काम आप इसमें कर सकते हैं। इसको आपको अपने थॉट के अकॉर्डिंग लिखना होगा। दोस्तों अगला जो प्रश्न है वो है, डोकर से आप क्या समझते हैं और कोरल ड्रा में इसका प्रदर्शन कहाँ होता है। दोस्तों डोकर के बारे में आपको एक्सप्लेन करना होगा। डोकर कोरल ड्रा में कई सारे होते हैं, वो कहाँ दिखाई देते हैं, कैसे वर्क करते हैं, 2-4 डोकरों के बारे में अगर आप लिख देते हैं तो बहुत ही बेहतरीन आपका आंसर हो जाएगा। इसके अलावा चेक कितने प्रकार के होते हैं, सभी का नाम स्पष्ट कर रहा है। तो दोस्तों चेक कितने प्रकार के होते हैं, चेक वाकई में होता क्या है, कैसे ये कार्य करता है और उनका नाम क्या है, इनको आपको यहाँ पर क्लियर करना होगा। दोस्तों इसके अलावा जो है डेबिट एंड क्रेडिट को उदाहरण सहित स्पष्ट करें। दोस्तों आपको डेबिट और क्रेडिट इन दोनों को समझाना होगा, साथ ही साथ इसका एग्जाम्पल भी आपको देना होगा कि डेबिट किसे कहते हैं और क्रेडिट किसे कहते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया है, जीएसटी क्या है और इसके दर को कितने भागों में बांटा गया है, किन्हीं 2 को स्पष्ट करें। तो दोस्तों यहाँ पर जीएसटी क्या है इसका डेफिनेशन आप कर लीजिएगा। इसके 5 अलग अलग दर हैं, उनको आपको एक्सप्लेन करना होगा और इसके अलावा जो है इसमें से 2 को आपको स्पष्ट करने का कार्य करना है। तो यहाँ पर 5 प्रश्न दिए गए हैं जिसमें से केवल 4 ही प्रश्न आपको करना है और जो भी 4 प्रश्न आप करेंगे उसके अंदर आने वाले सभी प्रश्नों को आपको करना होगा। तो बिल्कुल ध्यान से सभी प्रश्नों को पढ़ लीजिएगा और उन्हीं को शुरू करिएगा जिसको आप पूरी तरह से जानते हैं। दोस्तों सबसे अंतिम प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 9, गेट एक्सटर्नल डाटा ग्रुप का प्रयोग क्यों करते हैं और यह इसके अंतर्गत आने वाले ऑप्शन का नाम लिखिए। तो दोस्तों गेट एक्सटर्नल डाटा क्या होता है, कैसे इसको यूज़ किया जाता है, इसके अंतर्गत कौन कौन से ऑप्शन आते हैं, इसके बारे में आप लिख सकते हैं। दोस्तों ये एमएस एक्सेल से संबंधित प्रश्न है जहां पर गेट एक्सटर्नल डाटा जो है आपको मिल जाता है। इसके अलावा एमएस वर्ड
कि विंडो का नामांकन सचित्र वर्णन करें। जी हाँ दोस्तों, यानी एमएस वर्ड का आपको पूरा विंडो बनाना है। दोस्तों ये एमएस वर्ड में ही एप्लीकेशन हम तैयार कर रहे हैं, यानी इस एमएस वर्ड एप्लीकेशन में ही इस वीडियो को बना रहे हैं, और इसका पूरा ये स्ट्रक्चर आपको पेंसिल के थ्रू ड्रॉ कर देना होगा, और आप एरो बना करके नाम लिख सकते हैं, जैसे ऑफिस बटन, यहाँ पर क्विक एक्सेस टूल बार, कस्टमाइज क्विक एक्सेस टूल बार, टास्क बार, ये टैब बार, रिबन टूल बार, इनको ग्रुप और टूल्स कहते हैं, हेल्प बटन, इसके अलावा जो है ये रूलर हो गया, एक हॉरिजॉन्टल होता है, ये स्क्रॉल बार हो गया, ये कर्सर हो गया जो कि इंसर्टिंग पॉइंट कहलाता है, नीचे जो है आपका स्टेटस बार हो गया, ये व्यू बटन हो गया, और राइट साइड में आपको यहाँ पर जूम स्लाइडर मिल गया। तो इस तरह का पूरा विंडो स्ट्रक्चर बना के और एरो बटन लगा लगा करके आप इन सब का नाम लिख देंगे। इसके अलावा टैली के अंतर्गत रेशियो एनालिसिस का प्रयोग क्यों किया जाता है, इसको आपको एक्सप्लेन करना होगा। दोस्तों रेशियो एनालिसिस क्या है, इसको आपको एक्सप्लेन करना है टैली के अंतर्गत। और सबसे अंतिम प्रश्न दिया हुआ है टाइप्स ऑफ कंप्यूटर। तो दोस्तों टाइप्स ऑफ कंप्यूटर में आप मुख्य रूप से कंप्यूटर को 3 हिस्सों में डिवाइड करिएगा, डिजिटल, एनालॉग और हाइब्रिड। और डिजिटल के अंतर्गत आपको एक्सप्लेन करना होगा डिजिटल के अंतर्गत मेन फ्रेम, मिनी, माइक्रो और सुपर को। तो यहाँ पर एक एक 2-2 लाइन, 3-3 लाइन, 4-4 लाइन, जितना भी आपको लगे उसको एक्सप्लेन कर लेंगे, और यहाँ पर आपके पूरे प्रश्न जो है वो कंप्लीट हो जाएंगे। तो दोस्तों हम आशा करते हैं कि हमारा ये पूरा का पूरा सेशन जो है आपको बहुत अच्छा लगा होगा, और इस सेशन से आपको बहुत ही कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आज के इस सेशन में आपको कुछ भी नया देखने को मिल रहा है, या आप कुछ भी नया सीखे हैं, तो मुझे ज़रूर नीचे कमेंट करके बताइए। साथ ही साथ आप ये बताइए कि शुरू के जो 40 प्रश्न थे उसमें से आपने कुल कितना राइट आंसर किया है। अगर आपका आंसर 30 या 35 प्लस है तो आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही है, और आप जो है अपने एग्ज़ाम में बहुत अच्छा स्कोर करने वाले हैं। तो दोस्तों इसी तरह का कंटेंट अगर आप पाना चाहते हैं तो हमारे साथ जुड़े रहिए। मैं लगातार इस तरह का कंटेंट आपके लिए बनाता रहूँगा, ताकि कंप्यूटर की अलग अलग परीक्षाओं में आप आसानी के साथ तैयारी करते रहें, और उनकी परीक्षाओं में इन सभी का प्रयोग करके, इन सभी प्रश्नों का प्रयोग करके आप आसानी से बहुत अच्छा स्कोर कर लें। जितने भी लोग इस सेशन के साथ अब तक यहाँ तक जुड़े हुए हैं, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह लगातार हमारे साथ जुड़े रहिए और हमारे साथ जुड़ करके इन प्रश्नों को सॉल्व करिए। मिलते हैं अगले कुछ खास वीडियो में, अगले कुछ खास सेशन में, या कह लीजिए अगले कुछ नए क्लासों में। तब तक के लिए आप सभी अपना ध्यान रखिए। थैंक यू फ्रेंड्स, जय हिंद, गुड नाइट।